नमस्कार दोस्तों, कमर्शियल अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। इस समय मध्य प्रदेश में जो वर्ग 2 की बात करें, माध्यमिक शिक्षक परीक्षा की अगर बात करें तो उसका बैच इस समय चल रहा है। और इस बैच में आप देखेंगे जो विधाएँ 11 से 20 तक लगी हुई हैं, इकाई 11 से 20 तक, उसी को इस समय कराया जा रहा है। इकाई 12, 13, 14, 15 इन सब में जो रचनाएं लगी थीं उसे आपने देखा। इकाई 16 में जो लगी हुई हैं, भगवती चरण वर्मा का दीवानों की हस्ती, रामचंद्र तिवारी का पानी की कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान का पानी और धूप, उषा प्रेमवदा का वापसी, मंगलेश डबराल का संगतकार। तो आज अंतिम कक्षा है इकाई 16 की, जिसमें हम लोग मंगलेश डबराल की कविता संगतकार की बात करेंगे। और एक चीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान रखिए कि पाठ्यक्रम में जो कविताएं लगी हुई हैं या जो रचनाएं जो विधाएं लगी हुई हैं, सिर्फ उन्हीं विधा से ही प्रश्न नहीं रहेगा और ना ही रहता है और ना ही कभी रहेगा, बल्कि उस रचनाकार के बारे में भी पूछा जाता है, उस रचनाकार की और रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो जो भी रचनाकार हैं उनकी जो रचना लगी उसे तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में उस रचनाकार की अन्य रचनाओं को भी ध्यान में रखिए कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। और कल से इकाई 17 शुरू होगी, जिसमें हरिशंकर परसाई की जो रचना है प्रेमचंद के फटे जूते कराया जाएगा, प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी कराई जाएगी और गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना कराया जाएगा। और फिर परसों इकाई 17 में ही राहुल सांकेत्यायन का लहासा की ओर, श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद, महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन। फिर ऐसे ही इकाई 18 में रामवृक्ष वेनीपुरी का बाल गोविंद भगत कराया जाएगा, नागार्जुन का अकाल और उसके बाद कराया जाएगा, अज्ञेय का मैं क्या लिखता हूँ क्यों लिखता हूँ कराया जाएगा। फिर उसके बाद में स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, यशपाल का लखनवी अंदाज कराया जाएगा। फिर ऐसे इकाई 19 में, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 20 से 22 फरवरी तक पूरी इकाई कंप्लीट हो जाएगी, 11 से 20 तक। और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस कराया जाएगा। 11 से 20 तक जितनी विधाएं लगी हैं सभी पर लगातार प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, उस पर आधारित सारे प्रश्न करा दिए जाएंगे। और उसके बाद इकाई 1 से लेकर 10 तक जो गद्य विधाओं का विकास है, जो भाषा है, लिपि है, व्याकरण है, वो कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलेश डबराल पर। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप भी बैच लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शुल्क की जब बात आती है तो ज़्यादातर लोग कम शुल्क की तरफ भागते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे यहाँ ही ज्वाइन कीजिए, जहाँ आपको बेहतर लगे वहाँ ज्वाइन कीजिए, लेकिन क्वालिटी से समझौता मत कीजिएगा। जहाँ बेहतर क्वालिटी हो उस क्वालिटी पर जाइएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या उतनी गहराई से चीज़ें मिल रही हैं या नहीं, इन चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। रेगुलरिटी है या नहीं है। तो बाकी जहां आपको बेहतर लगे वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बस यह है कि क्वालिटी के साथ समझौता मत कीजिएगा, रेगुलरिटी के साथ समझौता मत कीजिएगा। कंटिन्यूटी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। भाई आपको प्यास लगी है और आप कहे 5 दिन में जितना पानी पीना है एक ही दिन में पी लेते हैं, है ना, और फिर 5 दिन प्यासे रहे, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। जिस तरीके से जीवन को चलाने के लिए, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है, वैसे यहाँ भी आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि एक दिन जोश में आया और आपने पढ़ डाला 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10-12 घंटे, और फिर 2-3 दिन जोश में पढ़ा, उसके बाद में जोश ठंडा। तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। मंगलेश डबराल, इनका जन्म 1948 ईस्वी में और देहांत 2020 में हुआ है। ये टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे, उत्तराखंड के। उनकी कविता आवाज़ भी एक जगह है का इतावली अनुवाद मैरियोला द्वारा किया गया।
अब यहीं से आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य बनने शुरू हो जाते हैं। इन कविता संग्रह हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इस पर आपका जरूर ध्यान होना चाहिए। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, स्मृति एक दूसरा समय है। तो ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन रचनाओं पर विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। इसके अलावा इनकी कविताएं कौन कौन सी हैं? इनकी कविताओं की जब बात आती है तो इनकी कविताएं देखिए। पिता की तस्वीर, खोई हुई चीज, खोई हुई दिशाएं नहीं, कहानी मत याद कर लीजिएगा, खोई हुई दिशाएं, खोई हुई चीज, सपनों की कविता, नींद की कविता, पिता का चश्मा, पुरानी तस्वीरें, मोबाइल, यहाँ थी वह नदी, यथार्थ इन दिनों, रोटी और कविता, सोते जागते, हमारे देवता, हथियारों का घोषणा पत्र, समय नहीं। इसके अलावा मैं कहता हूँ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए, आप लिख लीजिए। इनकी और कविता, प्रेम करती स्त्री, प्रेम करती स्त्री, दादा की तस्वीर, दादा की तस्वीर, दादा की तस्वीर, एक जीवन के लिए, एक जीवन के लिए, पत्तों की मृत, पत्तों की मृत। क्योंकि रचनाओं में अक्सर दिक्कत होती है, जैसे पूछ लिया गया आपसे कि वापसी रचना किसकी है, वापसी रचना किसकी है, अब उसके आगे विधा नहीं लिखा गया है, और वापसी आपको पता है कि उषा प्रेमवदा की कहानी है और वो विकल्प में नहीं है, तो इसका मतलब कि कविता की बात की गई है ना। तो ये मंगलेश डबराल की कविता है, मंगलेश डबराल की कविता है, ध्यान रखना जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये कविता है। वापसी कविता भी इन्होंने लिखा है, 7 दिन का सफ़र कविता लिखा है, लिख लीजिए। चुंबन लिखा है, माँ की तस्वीर, यह नंबर मौजूद नहीं है, पुरानी तस्वीरें, 2 कवियों की कथा, 2 कवियों की कथा, ये भी लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, 2 कवियों की कथा। एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, गुजरात में मृतक का बयान, गुजरात में मृतक का बयान, लिख लिया आपने। इन्होंने रेत घड़ी, कविता उत्तर सती, जनसत्ता, सहारा समय आदि में संपादन कार्य किया है। इन्होंने दिल्ली में हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास पत्रिकाओं में संपादन किया है। वह भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाली पूर्वग्रह में सहायक संपादक के रूप में उन्होंने नौकरी किया है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ और इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली अमृत प्रभात पत्रिका में भी संपादन कार्य किया और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से भी जुड़े रहे हैं। इनके 2 गद्य संग्रह हैं, लेखक की रोटी है और कवि का अकेलापन। इनका यात्रा वृत्तांत है, एक बार आयोगा। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ये जो बहुत ही चर्चित रचना है, चर्चित संग्रह है। इस संग्रह में अगर देखें तो जो कविता है, पहली कविता ये, या 1-2 कविताएं जरूर पूछी जा सकती हैं। घर शांत है कविता किसकी है, घर शांत है, तो हम जो देखते हैं उसी में संकलित है। घर शांत है कविता इन्हीं का है। कुछ देर के लिए लिख लीजिए, कुछ देर के लिए कविता भी इन्हीं का है। अभिनय कविता भी इनका है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। इन्होंने अरुंधति राय का जो उपन्यास है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस का अनुवाद हिंदी में किया है। अब जो पाठ्यक्रम में संगतकार, इस कविता की बात करने हम लोग जा रहे हैं। संगतकार क्या है? संगतकार एक कह सकते हैं यहाँ पर कि एक प्रतीक का सहारा लिया गया। संगतकार के माध्यम से
कवियों की ओर संकेत किया गया है। वैसे जो मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्य अर्थ के रूप में जो दिया गया वो संगतकार ये है कि कोई कलाकार है, कलाकार का जो सहयोगी होता है, कलाकार का जो सहयोगी होता है उसे कहा जाता है संगतकार। लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने इशारा किया है किधर, कवियों की ओर इशारा किया है। यानी जिस तरीके से संगीत में मुख्य कलाकार के सहायक जो कलाकार होते हैं जिन्हें संगतकार कहा जाता है, तो संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं तो वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। वो चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है कि बगैर संगतकार के जो मुख्य कलाकार होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। यह संगीत में अगर हम देखें तो मुख्य गायक का साथ देने वाला जो कथाकार है उसकी अहम भूमिका होती है, चाहे वो नाटक हो, फिल्म हो, संगीत हो, कहीं पर भी हो, चाहे वो समाज में हो, तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। संगतकार कविता का लेखन वर्ष की अगर बात करें तो 1955 ईस्वी है और यह किसमें संकलित है? आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें कविता में संगीतकार के साथ गाने वाले संगतकार के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है तो यहाँ पर एक एक देखते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती यह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की अस्थाई को संभाले रहता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटता हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यानी मुख्य गायक के साथ जो संगतकार है, साथ में संग देने वाला है, पीछे पीछे गाने वाला है या बजाने वाला है, वही संगतकार है। यह मुख्य कलाकार के आवाज को आगे बढ़ाने वाला है, चेला कह सकते हैं। तो कहा जाता है कि अधिकांश स्थलों पर देखा जाता है कि गायक का छोटा भाई होता है या उसका चेला होता है या दूर का कोई रिश्तेदार होता है, वही उसका संगतकार होता है। पुराने ज़माने में भी ऐसी परंपरा थी कि जब मुख्य गायक गाते थे, सुर मिलाते थे, अपने सुर में खो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, तो उसी में संगतकार ही अस्थाई या टेक को बार बार गाकर समा बांधे रखता था। यानी कभी कभी मुख्य गायक अपनी सरगम से उत्पन्न होने वाले आनंद से भी परे दिव्य लोक में स्वर्गीय आनंद की अनुभूति करने लगता है। तब उसे बाह्य जगत की सुध नहीं रहती, क्या हो रहा है कुछ सुध नहीं रहती। और योग साधना की ऐसी आनंदायनी स्थिति में श्रोताओं को संगीत से जोड़े रखने का काम जो करता है वो एक संगतकार ही करता है। ऐसा लगता है कि किसी के चले जाने के बाद जैसे कोई उसका छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहा हो। संगतकार अपनी टेक से मुख्य गायक को ये याद दिलाता है कि वो भी नया नया सीखने वाला था, आज जैसे महान गायक नहीं था। इस प्रकार वो अपनी आवाज के जादू से उसे उसके बचपन की याद दिलाता है। आगे कहा गया, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, और या कि फिर से गाया जा रहा है गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो तार सप्तक से आशय यहाँ पर अज्ञेय वाला सप्तक नहीं है, यह सात सुरों की बात हो रही है, उस सप्तक की बात हो रही है। यानी तार सप्तक में बहुत ऊंची आवाज में गाते गाते जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है, गला बैठने लगता है, तब उसका जो साथी होता है
वो कोमल आवाज़ का सहारा देकर उस निराश हताश अवस्था से उसे बाहर निकालने का प्रयास करता है, ढांढस बंधाता है। लगातार ऊंचे स्वर में गाते रहने से गायक की सांस जैसे उखड़ने लगती है। तब संगीतकार उसे संभालता है, उसे यह अनुभव कराता है कि इस अनुष्ठान में वो अकेला नहीं है, उसका साथ देता है। और यह कि फिर से गाया जा रहा है या गाया जा चुका है राग, यानी राख जैसे कुछ गिरता हुआ कहकर यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जब उसका स्वर बुझने लगता है, समाप्त होने लगता है, पहले वाला उत्साह नहीं रह जाता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज की सहायता से उसे उबार लेता है, संतावना देता कि निराश ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले के तरीके से पूरे दमखम के साथ दोबारा फिर से गाया जा सकता है। यानी संगीतकार या उसके साथी के आवाज में एक प्रकार की झिझक साफ अनुभव की जा सकती है, मानो संकोच के साथ गाया जा रहा है, ताकि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर के साथ ऊपर न पहुंच जाए। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, उसके स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो संकोच के साथ गा रहा है ताकि उसका स्वर जो उसके गुरु हैं या मुख्य गायक हैं उनसे ऊपर न हो जाए। हमेशा अपनी आवाज़ को नीचे रखना चाहता है। यानी ऐसा करने का मतलब है कि उसकी असफलता या कमजोरी नहीं है, बल्कि वह तो अपने गुरु या मुख्य गायक या अपने अभिनेता या नायक का मान रखने के लिए धीमे गाता है। और यही मानवता है, यही मनुष्यता है, यही महानता है। कहा जाता है इसको मनुष्यता समझी जानी चाहिए, महानता समझा जाना चाहिए। तो ये संगीतकार कविता में बताने की कोशिश की गई है। संगीतकार कविता में यही चीज बताने की कोशिश की गई है कि इसमें क्या क्या है। संगीतकार कविता के माध्यम से ये सारी चीजें सामने रखी गई हैं कि हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंग देखते हैं जब नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कविता ही है कि यह संवेदनशीलता विकसित करती है। उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनके सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है, मनुष्यता है। संगीत की जो समझ है, कविता की दृश्यात्मकता को ऐसी गति देती है मानो इसे हम अपने सामने घटित होते हुए देख रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आशा करते हैं कि 17-18 मिनट में ये सारी चीज़ें आपके समझ में ज़रूर आ गई होंगी और अपनी प्रतिक्रिया भी आप लोग ज़रूर व्यक्त करेंगे। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके शुल्क और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर में अगले दिन।